महज 5 दिन बाद यह तय हो जाएगा कि इस देश की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली हो। 1 जून को 7वें चरण का मतदान है। उसके लिए भी आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था। लेकिन इस चुनावी माहौल में एक बात जो देखने को मिली वो ये कि हर रैली, हर मंच से दिए गए हर बयान में मुसलमान का नाम जरूर आया। हर मुद्दा जो गरमाया उसमें मुसलमान का नाम जुड़ता चला गया। 2 बड़े सियासी गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक दूसरे पर सियासी तलवार से वार पलटवार करते रहे। ऐसे में जो सवाल सामने वो ये कि इस चुनाव में हिंदू और मुसलमान को लाया कौन और इससे किसको फायदा होने जा रहा है और किसको नुकसान। घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती थी। हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द मां है उसके पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। अपने अंतिम चरण के चुनाव को देख रहा देश 4 जून के नतीजों के इंतजार में है। वो इंतजार में है कि आखिर इस बार के रण में जो हिंदू मुसलमान हुआ उसका किसको फायदा होने जा रहा है और किसको नुकसान। अब तक चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मुसलमान यानी एम फैक्टर के इस ध्रुवीकरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने इतनी कोशिश की होगी। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के साथ साथ बीते सभी चरणों को अगर देखें तो सियासी दलों ने मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जितने भी मुद्दे उठाए उसके पीछे किसी न किसी बहाने मुसलमान को जोड़ा। 140 करोड़ की जनसंख्या में 20 करोड़ यानी तकरीबन 14% का वोट शेयर रखने वाला मुसलमान भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर कौन उसका भला सोच रहा है और कौन उसके नाम पर सियासी रोटी सेक रहा है। 2 ताजे बयानों के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि असल में मोदी के विकास के विकसित राष्ट्र के संकल्प और सबका साथ सबका विकास के इतने बड़े और शानदार मॉडल में मुसलमानों की एंट्री कैसे हो गई। मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था। चुनाव में एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा। शाह को सुना और खुद को हिंदुस्तान की मुस्लिम जमात का रहनुमा समझने वाले ओवैसी को भी सुना आपने। लेकिन ये बयान तो चुनावी चैप्टर के आखिरी अध्यायों में लिखे जा रहे हैं। दरअसल मुसलमान की एंट्री मैनिफेस्टो से हुई। 5 न्याय और 25 गारंटी के इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग के नाम आने के बाद बवाल शुरू हुआ। दरअसल 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो मुस्लिमों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ की रक्षा करेगी, जबकि 2024 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि वो ये तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी, जबकि 2024 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया
कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक उसी तरह 2024 में कांग्रेस ने कह दिया कि हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। बवाल यहीं से शुरू हुआ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप ने बीजेपी को आगाह कर दिया कि वो 2024 का चुनाव किस पिच पर खेलना चाहती है, और बीजेपी ने कांग्रेस के ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बॉल पर चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उनका मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। चुनावी गर्मी उफान पर ही थी कि कर्नाटक से आरक्षण में मुस्लिम कोटे ने तूल पकड़ लिया। 29 साल पहले एचडी देवगौड़ा सरकार ने ही कर्नाटक में मुसलमानों के लिए पहली बार कोटा लागू किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे ओबीसी के हक के साथ खिलवाड़ बताते हुए जमकर हमला बोला। ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा तब और बड़ा बन गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 साल पुराने मामले पर फैसला सुना दिया, और इस फैसले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फंस गई। तुष्टीकरण की राजनीति को ममता ने पश्चिम बंगाल में ऐसी धार दी थी कि 118 मुसलमान जातियों को बिना किसी पिछड़ेपन के सर्वे प्रक्रिया के उसे ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया था। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र रद्द हो गए। हाईकोर्ट ने नए सर्टिफिकेट जारी करने पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब ममता बनर्जी ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের